मुफ्ती मोइज़ काज़मी साहब, बाबा जानी दुर्रानी साहब, सालचौर साहब, यहाँ पर स्टेज पर मौजूद तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान, अल-ख़िदमा ग्रुप के तमाम ज़िम्मेदारान, सबसे पहले तो मैं अल-ख़िदमा ग्रुप के पूरे मेंबर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। देश में महज 550 के करीब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो देश में अपने अपने इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। मैं अदनान चाउश को जब देख रहा था तो अदनान भाई, यकीन मानिए मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो पिछले कई सालों से जो काम को अंजाम दे रहे और जिस यकीन के साथ आप आगे बढ़ रहे कि मेरी आपकी हमारी कोई हैसियत नहीं करने वाले ज़ात अल्लाह की है, उस यकीन के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह की मदद भी आपको मिल रही है, यकीनन हम सबको सीखने की ज़रूरत है। मैं कुछ बातें यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ और मैंने ये बात पार्लियामेंट के अंदर भी उठाई थी कि हमने कोरोना के पीरियड में देखा है कि हर मरने वाला बीमारी से नहीं मरा था। हर एक की मौत जो हुई थी कोरोना में, वो सिर्फ एक वायरस की वजह से हुई थी या कोरोना की वजह से हुई थी, ऐसा नहीं था। हमारे पास अस्पताल थे तो डॉक्टर्स नहीं थे, डॉक्टर्स थे तो मेडिसिन्स नहीं थे, मेडिसिन्स थे तो बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे। उस वक्त के हालात से हम सब गुजरे हैं, हम सब ने देखा है और हम बड़े अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा है, वरना उस दौर के अंदर हमने देखा है कि कैसे, जैसे अदनान भाई बता रहे थे कि कोई किसी को पूछने वाला नहीं था उस वक्त, कैसे हालात के साथ हम लोग मुकाबला कर रहे थे। मैंने जब से एमपी बना, मैंने ये बीड़ा उठाया, ये जिम्मेदारी उठाया कि हम मेडिकल सर्विसेज को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। 130 करोड़ रुपए की घाटी हॉस्पिटल के अंदर एक सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग बन के खड़ी थी। तकरीबन 3 साल से वो बिल्डिंग तैयार थी लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। कोरोना के पीरियड में जब बिल्डिंग्स की तलाश की जा रही थी, कोई स्कूल लिया जा रहा था, कोई शादी खाना लिया जा रहा था कि यहाँ पर, तो मैंने एक सवाल उठाया था कि अगर ये 130 करोड़ रुपए की इमारत हमने यहाँ पर बनाकर खड़े किए हैं तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको हैरानी होगी कि मेडिकल के उस वक्त के सेक्रेटरी ने डिविजनल कमिश्नर को एक पत्र लिखकर भेजा कि अगर हम ये बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल के लिए तो वहां के स्टाफ की सैलरी कौन देगा। बिल्डिंग बनी है अस्पताल के लिए और सेक्रेटरी पूछ रहा है कि इसकी पगार कौन देगा। तो मीटिंग के अंदर जब ये सवाल निकला तो मैंने कहा एक काम करते हैं, वहां पर अस्पताल की जगह वहां पर नाच गाने का कार्यक्रम शुरू करवा देते हैं। उनको भी समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जल्दबाजी के अंदर वो फैसला लिया गया कि अब हम ये सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग हम शुरू करेंगे। हमारे औरंगाबाद के हर इलाके के अंदर तकरीबन महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स है, लेकिन उन हॉस्पिटल्स की हालत भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बिल्डिंग तो है लेकिन डॉक्टर्स नदारत है, नर्सेस नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की और ये बताते हुए मैं फख्र भी महसूस करता हूं कि आज से तकरीबन 1 साल भर पहले मैंने औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया। वो इसलिए फाइल किया कि मैं यही बात अदालत को बताना चाहता था कि अगर शहरों के अंदर और औरंगाबाद जैसे शहर के अंदर अगर
हॉस्पिटल्स की ये हालत है तो हम तसव्वुर कर सकते हैं कि गांव के हॉस्पिटल्स की हालत क्या होगी। तो मैंने खुद ने एक PIL फाइल किया और मैंने ये तय किया कि मैं इसके लिए कोई वकील को नहीं लगाऊंगा। मैं वकील नहीं हूं, मैंने LLB नहीं किया हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तय किया कि ये केस मैं खुद हाई कोर्ट के अंदर लड़ूंगा। मैं जब ये PIL फाइल किया तो उनका प्रोसीजर होता है हाई कोर्ट का कि अदालत आपसे ये सवाल करता है, रजिस्ट्रार्स बैठते हैं हाई कोर्ट के और वो ये पूछते हैं कि आप ये केस खुद क्यों लड़ना चाहते हैं। मुझसे भी ये सवाल किया गया। मुझसे रजिस्ट्रार्स ने पूछा और कहा कि आप किसी अच्छे वकील को क्यों नहीं लगा लेते, केस बहुत अच्छा है। मैंने उनसे ये कहा कि वकील जो है वो अदालती या कानूनी जबान में बात करेगा, मैं दिल से बात करना चाहता हूं अदालत के सामने कि मैं हर रोज कैसे पेशेंट्स को देखता हूं और अपने आप को एक खासदार, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद भी मैं कितना बेबस महसूस करता हूं कि जब घाटी के अंदर एक MRI करवाने के लिए, कैंसर के पेशेंट को MRI करवाने के लिए लिखकर दे दिया जाता है कि तुम 3 महीने के बाद आओ तो तुम्हारा MRI होगा। पैसे वाला है तो वो इमीडिएट किसी प्राइवेट लैब में जाएगा, अपना MRI करवाएगा, लेकिन वो गरीब कहां से लेकर आएगा। जो बातें अदनान भाई ने कही, और मुझे आज इस बात की खुशी है और फख्र भी है कि अदालत में जब ये मामला आया और पहली मर्तबा हियरिंग हुई तो इत्तेफाक की बात थी कि हाई कोर्ट, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहां पर आए हुए थे। उन्होंने शुरुआत में समझा कि खासदार है, जैसे खासदार रहते हैं वैसा ही होगा, तो उन्होंने बड़ा लाइट लिए। लेकिन जब उन्होंने मेरी आर्ग्यूमेंट सुनी, जब मेरी बहस सुनी, तो उन्होंने ये फैसला लिया उसी बेंच के ऊपर बैठ के कि भले ही पेटिशनर इम्तियाज जलील ने सिर्फ औरंगाबाद के हॉस्पिटल्स के बारे में ये पिटीशन फाइल की है, ये PIL फाइल की है, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने इसमें उठाए हैं वो इतने अहम है कि अब सिर्फ ये औरंगाबाद के हद तक नहीं रहेगी, ये PIL पूरे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स को कवर करेगी। और आज हजारों की तादाद के अंदर जो हॉस्पिटल्स के अंदर पोस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के हो, नर्सिंग स्टाफ के हो, क्लास 3 या क्लास 4 के हो, हर एक के ऊपर ये लिखा जाता है कि PIL नंबर सो एंड सो, इम्तियाज जलील वर्सेस रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हॉस्पिटल्स को हम मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही, यहां से कुछ ही दूरी के ऊपर शाहगंज की मंडी के पास एक हॉस्पिटल, बहुत बड़ी जगह है, लेकिन महज सिर्फ OPD के लिए काम किया जाता था वहां पे। मैंने वहां पर एक प्रस्ताव डाला और इसलिए डाला कि मैंने भी, अदनान भाई, मैंने घाटी के मैटरनिटी वार्ड के अंदर जब देखा था कि सिजेरियन ऑपरेशन की जो पेशेंट्स होती है, जिन्हें कम से कम 4 दिन बेड के ऊपर रखना पड़ता है, वहां पर बेड की कमी होने की वजह से दूसरे ही दिन वो लेडीज को, वो हमारी माओ को, बहनों को दूसरे ही दिन फर्श के ऊपर एक गद्दा डालकर वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है, वो सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। तो मैंने शाहगंज के हॉस्पिटल का एक प्रपोजल दिया और उनको ये कहा कि ये पूरी इमारत गिराए और इसके ऊपर 4-5 मंजिला एक इमारत बनाए जो सिर्फ मैटरनिटी, जो सिर्फ लेडीज के लिए वो हॉस्पिटल काम करे। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि बहुत जल्द वो इमारत गिरने वाली है और वहां पर एक 4 फ्लोर 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग वहां पर तैयार होने वाली है और जो सिर्फ लेडीज के लिए काम आने वाली है इसमें। तो मैं अदनान भाई, आपकी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। यकीनन आप लोगों ने जो फैसला लिए है कि हम किसी से मांगेंगे नहीं। अदनान भाई, जब हम सियासी जलसों में जाते हैं तो अक्सर लोग हमें देखकर नारा लगाते हैं, इम्तियाज जलील आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज इम्तियाज जलील अल खिदमा ग्रुप के लिए ये नारा लगा रहा है कि अदनान भाई आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। जहां पर भी आपको जैसी जरूरत रहेगी, यहां पर मौजूद जिसकी जैसी हैसियत है, इंशाअल्लाह हम पूरी तरह से आपको ताउन करेंगे।
और यहाँ पर चूंकि हम खड़े ही हैं, जैसा बाबा जानी ने कहा है कि वो हॉस्पिटल वहाँ पर शुरू करेंगे अपने इलाके के अंदर। अदनान भाई, कोरोना के पीरियड के अंदर एक खबर आई थी, बाबा जानी साहब अंबे जोगाई के अंदर जब कोरोना के पेशेंट्स बड़ी तादाद के अंदर मर रहे थे, लाशें पड़ी हुई थी, तो एक खबर आई थी जो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसे कवर किया था। वो खबर ये थी कि एक एम्बुलेंस के अंदर 17 डेड बॉडीज को ठूसा गया था, एक छोटी सी एम्बुलेंस के अंदर 17 डेड बॉडीज को। और सोचिए, उन्हें वहां पर ले जाकर वो किसकी बॉडीज थी, उन्हें दफनाया गया था, उन्हें जलाया गया था, मुझे नहीं पता, लेकिन एक वो खबर सुनने के बाद ऐसा लगा था कि अगर मरने के बाद भी अगर हम किसी को उसकी आखिरी, उसके परिवार वालों, उसके फैमिली के लिए जो आखिरी उनके लिए जो इज्जत के साथ उनकी रवानगी करनी चाहिए, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके फौरन बाद हमने ये फैसला लिया था कि हम यहाँ पर एम्बुलेंस खुद अपने, मेरी खुद की एक दुआ फाउंडेशन चलती है, हमने 3 एम्बुलेंसेस उसी वक्त हमने खरीदे और वो तीनों एम्बुलेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त में दुआ फाउंडेशन के जरिए चलाए जा रहे हैं। अल खिदमा ग्रुप, अब चूंकि आपने एक टारगेट रखा है, अगर आप इजाजत दें अदनान भाई और अल खिदमा की टीम, तो उसमें से एक एम्बुलेंस मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके अल खिदमा ग्रुप को उसमें हम देते हैं, ताकि जिस गरीब पेशेंटों के लिए आप ये काम कर रहे हैं, उसी मकसद से हमने ये एम्बुलेंस लिया था। 1 रुपया भी हम किसी से चार्ज नहीं करते हैं, किसी का भी फोन आता है। और जैसा आपने ये कहा है कि दरवाजे सबके लिए है, शुरुआत के अंदर लोगों को लगता था ये तो MIM का MP है, दुआ फाउंडेशन इसका नाम है, क्या किसी हमारे हिंदू भाई के लिए ये एम्बुलेंस भेजेगा। मुझे आज खुशी है इस बात की कि आज पूरे जिले के अंदर हमारे हिंदू भाई को भी अगर जरूरत रहती है तो वो एक फोन करता है और हमारी एम्बुलेंस उसके दरवाजे के ऊपर पहुंच जाती है, क्योंकि यही काम के जरिए हम अपना पैगाम उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं और पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अदनान भाई और उनकी पूरी टीम को मैं एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अल खिदमा ग्रुप जिस मकसद, जिस नेक इरादे के साथ आप लोगों ने इसको शुरू किया है, अल्लाह इसमें बरकत अदा करे और आपके जो नेक मकसद है उसमें कामयाबी अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िअत।